गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑर्बिटल्स वर्ड जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो वर्ड हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था। जो हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही तरह से बताने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्वांटम नंबर मीन्स अगर हमें एक एटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, उसमें हर इन्फॉर्मेशन थी उनके रिगार्डिंग। तो मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ उन सभी को। तो जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हैं, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल, जिसका दूसरा नाम होता है सबसिडिनरी क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो शेल यानी कि ऑर्बिट की बात करता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सब शेल या कहें कि सब ऑर्बिट की बात करता है। और जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिटल्स की बात करता है। तो आखिर में ये ऑर्बिटल्स होते क्या चीज़ हैं? तो देखिए, ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस हैविंग 90% और अबव प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमने ये बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, बट एक्चुअली वहाँ पर फिक्स्ड पाथ नहीं होता, वहाँ पर वो ऑर्बिट नहीं होता, वो ऑर्बिटल होता है। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस पॉइंट पर ज़्यादा होती है उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स पाथ नहीं होता, वो उस पाथ से कुछ अंदर और कुछ बाहर हो सकता है। ठीक है, तो एक शार्प बाउंड्री नहीं होती ऑर्बिटल्स की। तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है अप टू 90 to 95%। ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, एक्चुअली ये टॉपिक भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है। तो हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है, तो हमें सिर्फ उसका जो जो वहाँ से रिजल्ट निकल कर आए हमें सिर्फ वो ऑब्जर्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ द एस सब ऑर्बिट और से एस सब शेल। याद रखें, फॉर एस सब शेल एल स्टैंड्स फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो एम एल यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 ही होगी। इसका मतलब हमारे पास एम एल का मतलब होता है, मीन्स एम बोल सकते हैं आप इसको, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल ही होता है। तो हमारे पास s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, मीन्स s के अंदर सिर्फ एक बॉक्स ही बनता है। ये बॉक्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेप ऑफ द 1s ऑर्बिटल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। दिस साई, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती हैं। साई, कुछ लोग इसे साई से प्रोनाउंस करते हैं, PSI साई। कुछ लोग इसे चाई CHI चाई से भी प्रोनाउंस करते हैं, और कुछ लोग इसे काई से भी प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली इट इज साई। सो साई और आर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। साई इज व्हाट, इट इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, जब एक वेव चलती है तो वो अपने साथ एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे नॉर्मली आप मैथ्स में पढ़ते हो साइन वेव्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वो एक वेव बनाता है, तो ये भी एक वेव ही है, तो ये वेव का फंक्शन है। और ये r क्या होता है, r इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जब स्क्रोडिंगर की इक्वेशन को सोल्व किया गया तो साई और आर के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होता है,
और इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि अगर r की वैल्यू कम हो तो साई की वैल्यू ज़्यादा होती है, r अगर बढ़ता जाएगा तो साई की वैल्यू कम हो जाएगी। बट स्क्रोडिंगर ने एक और बात बोली थी, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ स्क्रोडिंगर सॉल्यूशंस, दैट साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि साई जस्ट एक वेव फंक्शन है, उसके अलावा उसका कोई भी मतलब नहीं होता। बट साई स्क्वायर हैज सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्या होता है? साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इन पार्टिकुलर वॉल्यूम की, एक पार्टिकुलर एरिया पर एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने क्या किया, ग्राफ 1 में हमने क्या किया, साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, जिस ग्राफ का कोई भी मतलब नहीं होता, हम इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो हमने एक सेकंड ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ हमने साई स्क्वायर और आर के बीच में प्लॉट किया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ठीक है, अब यहाँ से इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए ग्राफ से कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन होता है, देखिए कि फ्रॉम ग्राफ सेकंड व्हेन आर इज लेस, देखिए जब इस आर की वैल्यू कम होगी इसके आसपास, मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको, अगर आर की वैल्यू कम है तो साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, साई स्क्वायर इज व्हाट, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अगर आर की वैल्यू कम है, इसका मतलब अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वहाँ उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं कहाँ पर, 1s पर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास होगी ज़्यादा। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। बट याद रखें ये प्रोबेबिलिटी वाली लाइन कभी भी जीरो को टच नहीं करेगी, इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी चाहे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी चले जाएं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो इवन एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक ग्राफ, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर देखिए क्या है, अब इस फिगर को आप देखिए, ये मैंने रेड कलर का एक डॉट बनाया है, इसको मैं न्यूक्लियस बोल देता हूँ, देखिए। और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स हैं, इनको मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए न्यूक्लियस के पास इन इलेक्ट्रॉन्स, इन डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है। बट ये डॉट की डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी, ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, ऑर्बिटल होता है जहाँ पर 90 to 95% इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर मैं 90 to 95% डॉट्स को ज्वाइन करके एक बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ तो वो बाउंड्री इस तरह की बनती है, और इसे मैं क्या बोलता हूँ, स्फेरिकल शेप, और से सर्कुलर। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूँ तो सर्कुलर, और 3 डायमेंशन की बात करता हूँ तो स्फेरिकल। सो हम ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, सो इट इज द स्फेरिकल इन शेप। बट याद रखें ऑर्बिटल की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिल सकता है। इसका मतलब ये एक बाउंड्री है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है शेप ऑफ 1s। और अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूँ नोड। नोड क्या होता है, नोड का मैं दूसरा नाम बोलता हूँ नोडल सरफेस। ठीक है, देखिए सपोज करिए हमारे पास एक ऐसा स्पेस भी आता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, दैट सरफेस हैविंग जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। मान के चलिए कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ही ज़ीरो हो जाए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, कि उस पॉइंट को मैं बोलूँगा नोड। नोड का मतलब होता है द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं नोड। अब देखिए 1s के लिए,
1s में जो मैंने आपको पीछे जो डायग्राम जो हमने लास्ट में फिगर बनाया, देखिए अगर मैं न्यूक्लियस से इस बाउंड्री लाइन तक चलूं तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा रीजन आया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के डॉट की डेंसिटी जीरो हो जाए? कोई भी रीजन नहीं आया। इसका मतलब है 1s के अंदर कोई भी नोड नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है, इन 1s देयर इज नो नोडल सरफेस, मीन्स in 1s there is not any surface where the probability of finding electron is zero। तो इसका मतलब है 1s के अंदर नोड नहीं है। तो नोड का एक फॉर्मूला बनाया जाता है, नंबर ऑफ नोड्स इन 1s इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वी हैव। इस तरह के फॉर्मूलाज CBSE और कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ नोड का क्या फॉर्मूला है, इट्स n माइनस एल माइनस वन, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर 1s देखिए n की वैल्यू 1 हो गई, और जहां पर s आ जाता है तो l की वैल्यू 0, तो 1 n माइनस एल माइनस वन विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 1s की शेप हो चुकी है। अब अगर इसी तरीके से अगर मैं 2s की बात करता हूँ, तो सिमिलर हमें क्या करना है, हमें साई और आर के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो साई और आर के बीच में ये ग्राफ बनता है। साई की वैल्यू आर की वैल्यू के ऊपर कुछ इस तरह से डिपेंड करती है कि एक पॉइंट आने के बाद साई की वैल्यू नेगेटिव चली जाती है। मीन्स जब आर की वैल्यू कम होगी साई ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी साई की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहाँ साई की वैल्यू 0 हो जाती है, और फिर जैसे आर आगे बढ़ेगा तो साई की वैल्यू नेगेटिव चली जाती है। तो ये हमारा पहला ग्राफ है। बट हमें पता है कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो हमने क्या किया, हमने साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया। तो देखिए साई स्क्वायर का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो देखिए ग्राफ तो वैसा बनेगा, बट जब साई की वैल्यू नेगेटिव होती है पहले ग्राफ में, तब साई स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने स्क्रीन के ऊपर दोनों ग्राफ रख दिए। तो देखिए यहाँ पर साई की वैल्यू नेगेटिव है, बट इधर साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है। बट याद रखिए, देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर मैं ग्राफ सेकंड में साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ नोट करता हूँ, तो जब आर की वैल्यू कम है साई स्क्वायर ज़्यादा है, धीरे धीरे आर की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई तो साई स्क्वायर की वैल्यू कम होना शुरू हुई, और एक ऐसा पॉइंट जिसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, उस पॉइंट पर जो आर की वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब इस पॉइंट ए पर जो न्यूक्लियस से कोई भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, उस ए पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस ए पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, नोडल सरफेस या नोड। और जैसे ए के बाद आर की वैल्यू बढ़ेगी तो साई स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेट ग्राफ मूव करेगा। अगर मैं इसको भी दोबारा जैसे 1s के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया वैसे प्लॉट करता हूँ, तो देखिए क्या मैंने क्या किया, ये देखिए रेड कलर वाले डॉट को न्यूक्लियस मान लिया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगाई। फिर कुछ एरिया कुछ सरफेस मैंने ब्लैंक छोड़ा और उसके बाद दोबारा डॉट्स बनना शुरू हो गए, और यहाँ क्या हुआ, दोबारा से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी थोड़ा मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कम कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, अप टू 90 to 95% डॉट्स को कंबाइन कर दिया, और यहाँ देखा कि ये जो शेप निकलती है दोबारा क्या निकलती है, स्फेरिकल शेप निकलती है। बट याद रखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s, बोथ द शेप ऑफ 1s एंड 2s आर स्फेरिकल, दोनों की शेप स्फेरिकल है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि 1s हैज स्मॉल साइज and 2s
हैज लार्ज साइज। 1s का साइज कम है, 2s का साइज ज़्यादा है। आप नॉर्मली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए 1s का मतलब है फर्स्ट शेल, 1 का मतलब है फर्स्ट शेल, और 2s में 2 का मतलब होता है सेकंड शेल। तो सेकंड शेल का जो साइज होता है वो फर्स्ट शेल के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक तो ये मेजर डिफरेंस हो गया कि 1s और 2s की शेप स्फेरिकल ही है, तो दोनों में फ़र्क क्या, तो हम कहेंगे कि सेकंड वाले का जो साइज़ है वो ज़्यादा है फर्स्ट वाले के साइज से। और एक और मेजर डिफरेंस क्या होता है, एक और मेजर डिफरेंस होता है नोड। 1s के अंदर हमारे पास थे 0 नोड, हमने कैलकुलेट किया था बाय द फॉर्मूला n-l-1। बट अगर मैं 2s की बात करता हूँ तो 2s में नोड कितने होते हैं, देयर इज 1 नोड प्रेजेंट। 2s का फॉर्मूला n-l-1 लगाओ तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, -1 तो 1, तो यहाँ पर 1 नोड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1s और 2s दोनों की शेप स्फेरिकल होती है तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, तो हम कहेंगे सेकंड शेल यानी कि 2s का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ 1s। और दूसरी चीज़ क्या होती है, 2s के अंदर होता है हमारे पास 1 नोडल सरफेस। नोडल सरफेस को हम रेडियल नोड के नाम से भी जानते हैं, रेडियल नोड, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और दूसरा 1s के अंदर हमारे पास 0 नोड होते हैं, कोई भी नोडल सरफेस नहीं होता। तो ये 1s और 2s के बीच का डिफरेंस होता है और उनकी शेप। उसी तरह से 3s की भी शेप जो होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है 2s से और 1s से। बट 3s के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 2 नोड, 1s के अंदर 2s के अंदर आता है हमारे पास 1 नोड और 1s के अंदर आता है हमारे पास 0 नोड। इसी तरीके से 4s की शेप भी निकाल सकते हैं हम, 5s की भी निकाल सकते हैं, 6s की भी और 7s की भी। मीन्स आप s सबशेल में कहीं पर भी जाकर शेप वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ s ऑर्बिटल्स की शेप को ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम p ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको नोडल सरफेस का फॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये CBSE और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा सभी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे p ऑर्बिटल्स की शेप कैसे डिस्कस की जाएगी, p की शेप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय सॉल्विंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो थैंक यू।